कभी कभी जब हम आज की दुनिया को देखते हैं, इन ऊंची इमारतों को, इन तेज रफ्तार सड़कों को, तो सोचते हैं कि यह सब शुरू कहां से हुआ होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुरानी जगह से, जिसका नाम है मेसोपोटामिया। यह नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा ही खूबसूरत है। एक पुरानी भाषा जिसे ग्रीक कहते हैं, उसमें मेसो का मतलब होता है बीच में और पोटामुस का मतलब होता है नाडी। तो मेसोपोटामिया का मतलब हुआ दो नदियों के बीच की जमीन। सोचिए, एक ऐसी धरती जिसे दो नदियों ने अपने आंचल में समेत रखा हो। कितनी उपजाऊ और हरी भरी रही होगी वो जमीन। ये कहानी है आज से हजारों साल पुरानी, उस वक्त की जब इंसान ने एक जगह टिक कर रहना सीखा था। मेसोपोटामिया कोई एक देश नहीं था, बल्कि एक पूरा इलाका था। अगर आज के नक्शों पर इसे ढूंढना हो तो ये हुमेन इराक, सीरिया और टर्की जैसे देशों में मिलेगा। इस जमीन की मिट्टी में न जाने कितने शहरों और साम्राज्यों की कहानियां दफन हैं। यहाँ की हवाओं में आज भी उन लोगों के गीत गूंजते होंगे जिन्होंने पहली बार खेती करना, शहर बसाना और एक साथ मिलजुल कर रहना सीखा था। ये वो जगह थी जहाँ से इंसानी सभ्यता ने अपनी पहली अंगड़ाई ली थी, एक नए दौर की शुरुआत की थी। वो दो नदियां जिन्होंने इस सभ्यता को सींचा, उनके नाम थे टीग्रिस और यूफ्रेटिस। यह नदियां पहाड़ों से बहती हुई आती थी और अपने साथ लाती थी उपजाऊ मिट्टी। हर साल जब इन नदियों में बाढ़ आती तो वो अपने किनारों पर एक नई मुलायम मिट्टी की परत बिछा जाती थी। इसी मिट्टी ने वहां के लोगों को खेती करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने गेहूं, जौ और कई तरह की दालें उगाना सीखा। नदियों का पानी सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि पीने के लिए और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी काम आता था। ये नदियां ही मेसोपोटामिया की जीवन रेखा थी, उनकी जिंदगी का आधार थी। तो इस तरह लगभग 5000 से 6000 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे इंसानी सभ्यता का पहला बीज बोया गया। लोगों ने छोटे छोटे गांव बसाए और धीरे धीरे ये गांव बड़े होकर शहरों में बदल गए। इस जगह को फर्टिल क्रेसेंट यानी उपजाऊ अर्धा चंद्रमा भी कहा जाता है, क्योंकि नक्शों पर यह इलाका एक आधे चांद जैसा दिखता था और बेहद उपजाऊ था। यहाँ से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने आने वाली सदियों के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। ये सिर्फ मिट्टी, पानी और फसलों की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसानी हिम्मत, समाज और एक साथ आगे बढ़ने की कहानी थी। जैसे जैसे खेती बेहतर होती गई, लोगों के पास अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा। अब हर किसी को खेत में काम करने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग कुम्हार बन गए, कुछ लोग कपड़े बुनने लगे, तो कुछ लोग औजार बनाने लगे। इसी तरह अलग अलग काम करने वाले लोग एक साथ रहने लगे और गांव शहरों में तब्दील हो गए। मेसोपोटामिया में कई मशहूर शहर रजिया बेसे, जैसे उरुक और बेबीलोन। हर शहर का अपना एक राजा होता था, अपने अलग कानून और अपनी एक सेना होती थी। ये शहर एक दूसरे से कभी व्यापार करते तो कभी लड़ाई भी करते थे। इन शहरों की दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनती थी, जो धूप में सुखाई जाती थी। वहां के लोगों का जीवन सरल लेकिन व्यवस्थित था। सुबह की शुरुआत खेत खलिहान में काम से होती। औरतें घर का काम देखती, खाना बनाती और बच्चों की परवरिश करती। मर्दों का काम खेती करना, पशुओं को चराना या फिर शहर के लिए कोई और काम करना होता था। उनके घर मिट्टी और सरकंदों से बने होते थे। शाम को दिन भर के काम के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता और कहानियां सुनाता। उनके पास आज जैसे मनोरंजन के साधन तो नहीं थे, लेकिन वो संगीत, नृत्य और कहानियों से अपना मन बहलाते थे। उनका जीवन प्रकृति से बहुत गहरा जुड़ा हुआ था। मेसोपोटामिया के लोगों को हम उनके कमाल के आविष्कारों के लिए भी जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी देन शायद पहिया यानी व्हील थी। सोचिए, पहिए के बिना आज की दुनिया कैसी होती। न गाड़ियां होती, न मशीनें। उन्होंने ही सबसे पहले चाक का इस्तेमाल करके मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाए। खेती को आसान बनाने के लिए उन्होंने हल का आविष्कार किया। समय को नापने के लिए उन्होंने घड़ी बनाई, जिसमें साल को 12 महीने में, दिन को 24 घंटे में और हर घंटे को 7 मिनट में बांधा गया। ये वही सिस्टम है जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। उनकी ये खोजें उनकी तेज बुद्धि और जरूरतों को पूरा करने की लगन को दिखाती हैं। उनके शहर राज्य सिर्फ लोगों के रहने की जगह नहीं थे, बल्कि व्यापार के बड़े केंद्र भी थे। मेसोपोटामिया के व्यापारी अपनी नावों में अनाज, कपड़े और मिट्टी के बर्तन लादकर दूर दूर तक जाते थे। वो दूसरी सभ्यताओं से लकड़ी, पत्थर और धातु जैसी चीजें खरीद कर लाते थे, जो उनके यहाँ नहीं मिलती थी। इस लेन देन से न सिर्फ सामान का आदान प्रदान होता था, बल्कि अलग अलग शहरों
और सभ्यताओं के बीच विचरों और ज्ञान का भी आदान प्रदान होता था। यह व्यापार ही था जिसने मेसोपोटामिया को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में मदद की। उनके बनाए शहर उस दौर के मेट्रोपोलिस थे। मेसोपोटामिया के लोगों का जीवन धर्म और विश्वास से घिरा हुआ था। वे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हर देवता प्रकृति की किसी न किसी शक्ति से जुड़ा था। जैसे अनु आसमान के देवता थे, एनलिल हवा और तूफान के, और एनकी पानी और बुद्धि के देवता माने जाते थे। हर शहर की अपनी एक प्रमुख देवी या देवता होती थी जिसे वे शहर का संरक्षक मानते थे। उनका मानना था कि देवता खुश रहेंगे तो फसलें अच्छी होंगी और शहर सुरक्षित रहेगा। इसीलिए वे देवताओं को खुश करने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते थे जिन्हें जिगुरैट कहा जाता था। ये मंदिर सीढ़ीदार पिरामिड जैसे दिखते थे। इन मंदिरों में पुजारी लोग रहते थे जिनका समाज में बहुत सम्मान था। राजा के बाद उन्हीं का स्थान होता था। राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और उसका काम था देवताओं की तरफ से लोगों पर शासन करना और उनकी रक्षा करना। मेसोपोटामिया के इतिहास में कई शक्तिशाली राजा हुए। उनमें से एक था सारगोन ओअन्फ अक्काड, जिसने पहली बार अलग अलग शहर राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य बनाया। एक और मशहूर राजा था हम्मुराबी, जो बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी अपने न्याय के लिए जाना जाता है। उसने कानूनों का एक पूरा संग्रह बनवाया जिसे कोड ऑफ हम्मुराबी कहते हैं। इसमें चोरी, विवाह और व्यापार से जुड़े कानून पत्थर पर लिखे गए थे। शायद उनका सबसे अनोखा आविष्कार था लिखने की कला। शुरुआत में हिसाब किताब रखने के लिए उन्होंने चित्र जैसे चिन्हों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे ये चिन्ह एक पूरी लिपि में बदल गए जिसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है कील जैसी आकृति। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग गीली मिट्टी की तख्तियों पर सरकंडे की कलम से कील जैसे निशान बनाकर लिखते थे। फिर इन तख्तियों को धूप में या आग में पका लिया जाता था ताकि वे पक्की हो जाएं। इसी लिपि का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी कहानियां, कविताएं, कानून और ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखा। ये लिखी हुई तख्तियां ही हैं जिनके कारण आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। उन पर राजाओं की जीत की कहानियां लिखी हैं, देवताओं की प्रार्थनाएं हैं और आम लोगों के रोजमर्रा के हिसाब किताब भी दर्ज हैं। उन्होंने दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य एपिक ऑफ गिलगमेश भी लिखा। यह एक राजा गिलगमेश की कहानी है जो अमर होने का रहस्य ढूंढने निकलता है। यह कहानी हमें उनके जीवन, उनके डर और उनकी उम्मीदों के बारे में बहुत कुछ बताती है। लिखने की इस कला ने ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह और एक समय से दूसरे समय तक पहुंचाना संभव बना दिया। अक्सर हम सोचते हैं कि इतनी पुरानी सभ्यता की कहानी का आज के दौर से क्या लेना देना, पर सच ये है कि मेसोपोटामिया की गूंज आज भी हमारी जिंदगी के हर हिस्से में सुनाई देती है। उनके आविष्कार और उनकी सोच हमारी दुनिया की नींव का पत्थर हैं। जब आप अपनी घड़ी में समय देखते हैं तो याद कीजिए कि घंटे को 60 मिनट और मिनट को 60 सेकंड में बांटने का तरीका मेसोपोटामिया से ही आया है। जब बच्चे स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ते हैं और एक सर्कल को 360 डिग्री का मानते हैं तो वे उसी ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी शुरुआत वहां के गणितज्ञों ने की थी। उनका बनाया हुआ कैलेंडर, जिसमें साल को 12 महीनों में बांटा गया, थोड़े बदलावों के साथ आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। खेती के लिए नहरों का जाल बिछाना, शहरों की प्लानिंग करना और ईंटों से मजबूत इमारतें बनाना, ये सब उन्होंने ही शुरू किया था। उनकी लिखी हुई कानून की किताब कोड ऑफ हम्मुराबी ने दुनिया को सिखाया कि एक समाज को चलाने के लिए लिखित कानूनों का होना कितना जरूरी है। इसमें जैसी करनी वैसी भरनी या आंख के बदले आंख का सिद्धांत था, जो आगे चलकर दुनिया भर के कानूनी सिस्टम का आधार बना। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में जिंदा है। सोचिए, उनके बिना शायद हम लिखना ही न सीख पाते। क्यूनिफॉर्म लिपि ने आगे की कई लिपियों को प्रेरणा दी। लिखने की वजह से ही ज्ञान को जमा करना और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना मुमकिन हो सका। आज जो हम किताबें पढ़ते हैं, इंटरनेट पर जानकारी हासिल करते हैं, उसकी बुनियाद उसी गीली मिट्टी की तख्ती पर रखी गई थी। उनकी कहानियां जैसे एपिक ऑन गिलगमेश हमें बताती हैं कि इंसान की भावनाएं, उसके डर और उसकी ख्वाहिशें हजारों सालों में भी नहीं बदली हैं। दोस्ती, बहादुरी और जीवन का मतलब ढूंढने की चाहत तब भी वैसी ही थी जैसी आज है। अंत में मेसोपोटामिया की सभ्यता हमें सिखाती है कि कैसे इंसानी जज्बे और जरूरत से नई नई खोजें जन्म लेती हैं। दो नदियों के बीच की उस जमीन पर जो छोटा सा बीज बोया गया था,
वह आज एक विशाल पेड़ बन चुका है, जिसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। उस मिट्टी की महक आज भी हमारी हवाओं में शामिल है। इसलिए जब भी आप आसमान में चांद तारों को देखें या अपने खेत में लहलहाती फसल को, तो उस पुरानी सभ्यता को जरूर याद कीजिएगा, जिसने हमें सिखाया कि कैसे एक साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाई जा सकती है। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, वह हम में और आप में कहीं ना कहीं जिंदा है।